के पास आता हूँ। आलोक जी, आपने गिरीश भाई की बात सुनी, हनुमा जी की बात भी सुनी। कहीं ना कहीं धर्म का इतना नंगा इस्तेमाल अब शायद कोई भी अथॉरिटी देखने को तैयार नहीं है, ना कोई देखना चाहती है, ना किसी में दम है। संविधान की बात करना बेमानी है, क्योंकि संविधान की बात कोई मानने को तैयार नहीं। संविधान है भी या नहीं है, कोई उसकी बात करने को तैयार नहीं है। तो अल्टीमेटली हम एक ऐसे राज में है जहां पर आप अगर कानून की बात करेंगे, सिविल लॉ की बात करेंगे, तो नोबडी इज बॉदर्ड। जो मोदी जी हैं खुद ही कानून है, खुद ही संविधान है, खुद ही सब कुछ है। जो वो कह दें, वो जो बोले हाँ तो हाँ, वो लोग वो जो बोले ना तो ना, ये बस वही उनके साथ होता है। अब उसके लिए अगर राम का नाम इस्तेमाल भी करना पड़े सत्ता के लिए तो क्या बुराई है। फिलहाल तो कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को कम से कम उत्तर भारत में उसके द्वारा वो स्ट्रांग फुटिंग के ऊपर पा तो रहे हैं। और उसी के द्वारा एक बार फिर से राम नाम को जागृत करके पुराना जो एक हिस्टीरिया है उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं कितने कामयाब होंगे, कितना दिन टिकेगा नहीं टिकेगा ये मुद्दा। 22 जनवरी के बाद ये फिजल आउट हो जाएगा, क्योंकि आजकल मुद्दे एक हफ्ते से ऊपर चलते नहीं है। कब तक सस्टेन कर पाएंगे नहीं पता, क्योंकि महिला आरक्षण हमने देखा था कि जो हिस्टीरिया क्रिएट किया गया था, एक 15 दिन तक की एक पार्लियामेंट सेशन आ रहा है और उसके बाद मुद्दा आया और फिजल आउट हो गया। तो ये जो इंडियन मासेज आज के जो हैं, जो इंटरनेट की जनरेशन है, ये किसी भी एक मुद्दे के साथ चिपक नहीं रही है। हो सकता है कि जब तक हम फरवरी के मिड तक आए तो शायद राम मंदिर का मुद्दा लोगों के जहन से उतर भी जाए, पॉसिबिलिटी है। आलोक जी, आपके पूरे परिदृश्य पे टिप्पणी। धन्यवाद दिनेश जी। थोड़ा सा मैं देर में जुड़ पाया, इसके लिए माफी। मुझे कोई एक बात। चीज ये लगती है मुझे एक चीज ये लगती है कि जैसे बार बार ये कहा जाएगा कि वो धर्म का सहारा लेते हैं। ये तो ले रहे हैं, 20 साल से ले रहे हैं। आप समझिए, जो ये रथ यात्रा जो सोमनाथ से निकली थी तब से ही ये ले रहे हैं। अब सवाल है कि किसी राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य क्या होता है? सत्ता, केवल सत्ता, और सत्ता के अलावा कुछ नहीं। आप यहाँ पर अब आप ये डिबेटेबल इशू है कि सत्ता के साथ में आप लोक कल्याणकारी काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक डिबेटेबल है। लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी का अंतिम सत्य तो सत्ता हासिल करना है। सत्ता वो हासिल कर रहे हैं। उनको लगता है कि सत्ता हासिल करने में ये एक बड़ी बैसाखी है, ये बड़ी मददगार साबित हो रही है, तो ले रहे हैं मदद। हर बार मदद ले रहे हैं। कर्नाटक में तो बजरंगबली तक को ले आए थे, लेकिन ये अलग बात है कि मुद्दा नहीं चला। अब आपका दूसरा सवाल यह है कि राम मंदिर का मुद्दा कितने दिन तक सस्टेन करेगा। मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता। मैं ये देखता हूं कि जैसे मान लीजिए दिनेश जी, आप एक एडवर्टाइजिंग का, या मैं या गिरीश जी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के हेड है, और हमको विज्ञापन इशू करने हैं, मीडिया प्लानर है बहुत बड़े, तो इशू करने हैं, तो हम तो उसको कैटेगराइज करते हैं ना। फरवरी के फर्स्ट वीक में ये वाला एड इशू करेंगे, सेकंड वीक में इसको करेंगे, मार्च में इसको इशू करेंगे। ये इस तरीके से इसको आप लीजिए। अगर आप इसको इस तरीके से लेंगे कि उन्होंने कैलेंडर फिल कर रखा है, तो आप ये सोच रहे हैं, बिल्कुल गिरीश जी ने बिल्कुल सही कहा, मैं उस बात से सहमत हूं कि वो अचानक से कोई चीज करेंगे। वो लिटमस टेस्ट हो रहा है, पूरा लिटमस टेस्ट हो रहा है। ये मुद्दा कितने दिन चलेगा उनको मालूम है। हम लोगों को किताबों में भी पढ़ाया जाता है कि जो बेस्ट मीडिया में, जर्नलिज्म में भी, हम लोगों ने डिग्री करी थी, तो हम लोगों के भी प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छा बताया था। डॉक्टर बी आर गुप्ता थे, वो प्रोफेसर थे, जर्नलिज्म के हेड थे। उन्होंने एक चीज बताई थी कि सफल कैंपेन, में बात कर रहा हूँ 83 की, बोला सफल कैंपेन वो होता है जिसमें ये मालूम होता है कि एग्जिट रूट क्या है, कितने दिन के बाद में आप इस कैंपेन से एग्जिट कर जाएंगे। बेस्ट प्लान वो होता है। तो वो ये प्लान बीजेपी को मालूम है। बीजेपी को मालूम है कि 10 दिन चलाएगी, 15 दिन चलाएगी, 1 महीना चलाएगी, चल गया तो चला देगी, नहीं तो वो एक नई चीज ले आएगी। वोट फॉर द ब्लू, जो गिरीश जी ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही होना है। क्यों होना है ऐसा? इसके लिए हम आपको 2019 लौट के आ रहे हैं। अगर आप 2019 का अगर आप ध्यान दें, तो बड़ा किसानों का संतोष था। महाराष्ट्र से किसान चल चुके थे यहाँ पर पैदल, मंदसौर से चल चुके थे पैदल दिल्ली के लिए। मंदसौर में लाठीचार्ज हो चुका था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? हुआ यह है कि आपका अंतरिम बजट, हम लोग नैतिकता की बातें करते हैं, नैतिकता की बातें, अरे भाई अंतरिम बजट तो केवल वोट ऑफ अकाउंट होना चाहिए और किसी स्कीम पे बात नहीं होनी चाहिए, बस केवल खर्चे के लिए लेंगे 2-3 महीने। अरे आप किस पार्टी से नैतिकता की उम्मीद कर रहे हैं? तो पिछली बार क्या किया था? पिछली बार जब वो बजट आया था तो उन्होंने 2 काम किए थे। पहला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि घोषित कर दी थी, जो नहीं करनी चाहिए थी, कर दी। दूसरा क्या किया था? इनकम टैक्स का उन्होंने छूट दे दी थी, जो नहीं देनी चाहिए नैतिकता के आधार पर। तो सवाल है कि आप किस पार्टी से नैतिकता की उम्मीद कर रहे हैं?
उन्हीं नैतिकता की उम्मीद कर रहे हैं जो चंपत राय जी जो कहते हैं कि आना नहीं चाहिए, निमंत्रण भेज देते हैं लेकिन कहते हैं कि आडवाणी साहब को कि आना नहीं चाहिए, बड़े वृद्ध हैं। तो आप नैतिकता की उम्मीद कर रहे हैं, वही नैतिकता की उम्मीद कर रहे हैं जिस समय ये वायट से लेकर तमाम अखबारों में, मीडिया में खबर छपी थी कि जमीनें किस तरीके से कुछ नेताओं ने खरीदी थी और कितने कौड़ियों के भाव में खरीदी थी और लाखों करोड़ों में वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी गई थी। अब किस नैतिकता की बात कर रहे हैं? तो सवाल है कि नैतिकता की बात नहीं। और जहां तक आपका जो एयरपोर्ट वाला मामला, ये सारे काम, इनका एक अंतिम सत्य है, इनका एक अंतिम जो ध्येय है वो है सत्ता हासिल करना। सत्ता हासिल करने के लिए अगर उनको लगता है कि अयोध्या वाले से ज्यादा साबित नहीं हो रही है तो वाल्मीकि भी डालो, क्योंकि एक आपको पिछड़े और उस वर्ग को आपको लेना है, वाल्मीकि वाले वर्ग को लेना है कि बड़ा वर्ग है ये। अगर ये बड़ा वर्ग साथ में आ जाता है तो बीजेपी अपनी जो पोजीशन है वो कंसोलिडेट कर लेगी। यूपी में भी जो अगर वो इसने 70 सीटें तक अगर हासिल करी थी तो उसके पीछे मुख्य वजन, इसका मुख्य जो आधार उसका केवल समर वोट या केवल हिंदू वाला नहीं था, दलितों को भी और मतलब जो गैर जो हैं, जो बसपा वैसे नहीं करेंगे, ज्यादा डिटेल में जाति में नहीं जाएंगे, हम ये कह सकते हैं बसपा का इन्होंने एक बहुत बड़ा जो एक पिछड़ों में एक अति पिछड़े वर्ग को इन्होंने एक आधार बना लिया था, उसका एक सपोर्ट हासिल कर लिया था, इसीलिए वो राजभर को शामिल कर लेते हैं। वही राजभर जो रामायण को लेते हुए सवाल खड़ा कर देते हैं, तमाम राम को लेकर कह देते हैं, उसी राजभर को अपने साथ में रखते हैं, ये उसी पारस पासवान को अपने साथ में रखते हैं, उसी रामविलास पासवान के बेटे को चिराग पासवान को अपने साथ में रखते हैं, दो दूर विरोधी। तो सवाल है नैतिकता की बातें नहीं, वोट की बातें की जाए। अगर मान लीजिए 0.2% वोट भी मिल गया, 0.5% भी वोट मिल गया, सत्ता तो भाई एक वोट से बनती है और एक वोट से जाती है। अटल जी के सामने उदाहरण है। तो आप ये मान के चलिए कि इनका अंतिम सत्य सत्ता है। और ये कहना कि वो किसी ध्येय के लिए काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी ध्येय के लिए काम कर रहे हैं। अंतिम सत्य सत्ता है, वो उनके लिए वही लक्ष्य है और वही उनके लिए एक अंतिम वो है, साधन है।